हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम एशिया का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम दक्षिण एशिया का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, दक्षिण एशिया भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला और पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा साउथ में समुद्री सीमा के साथ अपने आप को एशिया से अलग कर लेता है। इस कारण दक्षिण एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट शब्द से भी संबोधित करते हैं। आज के सेगमेंट में हम दक्षिण एशिया का अध्ययन करने के साथ साथ इस तथ्य का भी अवलोकन करेंगे कि दक्षिण एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहना कहां तक न्याय उचित है। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं दक्षिण एशिया। दोस्तों, आज वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले 2 सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। भारत की स्थिति थोड़ी भिन्न रही। भारत गोंडवाना लैंड का भाग होते हुए भी गोंडवाना लैंड से कटकर अंगारा लैंड में जाकर मिला। ये कब हुआ था? क्रिटेशस युग में। तो आप यहां पर लिखिए साउथ एशिया लिख दीजिए पहले, और ये सब तक थोड़ा तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, इसलिए साथ साथ लिखते भी चलिए। दोस्तों, हम बार बार पहले से भी बोल रहे हैं कि सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं, साथ साथ नोट्स अवश्य बनाएं। तो क्रिटेशस युग लिखिए। क्रिटेशस युग में भारत गोंडवाना लैंड से अलग हो गया। गोंडवाना लैंड से अलग हो गया और आज से 55 मिलियन वर्ष पूर्व, कब? तो 55 मिलियन वर्ष पूर्व यह अंगारा लैंड से जाकर मिल गया। यहां पर देखिए दोस्तों, प्रारंभिक चरण में भारत अंगारा लैंड का भाग नहीं था। इस कारण इसको अलग से भारतीय उपमहाद्वीप शब्द से भी संबोधित किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप शब्द से संबोधित किया गया। यहां पर आप देखिएगा, इसमें वर्तमान का 7 देश है। कौन सा है उसका नाम पहले आप लिख लीजिए, तब आगे चलेंगे। इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, 4, 5, 6, 7 बांग्लादेश। इस 7 देश में आप गौर कीजिए, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इंडिया है। इस कारण इसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? भारतीय उपमहाद्वीप। लेकिन साउथ एशिया में कौन सब देश आएंगे? साउथ एशिया में देखिए, साउथ एशिया का अर्थ क्या होगा? साउथ एशिया का अर्थ हो गया एशिया के दक्षिण में स्थित देश। इसमें एक और देश शामिल हो जाएगा। देखिए, स्थित देश एशिया के दक्षिण में स्थित कौन सा एक देश आ जाएगा? अफगानिस्तान। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान नहीं था, ये 7 देश था। इस कारण आप ऐसे लिख सकते हैं, साउथ एशिया बराबर अफगानिस्तान प्लस भारतीय उपमहाद्वीप। ये फार्मूला या सूत्र के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं कि साउथ एशिया बराबर अफगानिस्तान प्लस भारतीय उपमहाद्वीप। तो चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान को आप छोड़ के 7 देश का अध्ययन करते हैं और साउथ एशिया में अफगानिस्तान को शामिल कर लेते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप को पढ़ते हैं, इस कारण लघुलवाद दृष्टि से साउथ एशिया को का पर्यायवाची मान लिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसका प्रतिरूप आपको सार्क में भी मिलेगा। तो पहले आप इसको लिख लें। ये यहां पर एक कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल लिख लें। इंडिया का हो जाएगा न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का हो जाएगा इस्लामाबाद, नेपाल का हो जाएगा काठमांडू, भूटान का हो जाएगा थिम्पू, मालदीव का हो जाएगा माले, श्रीलंका का हो जाएगा श्री जयवर्धनपुर। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, ये कोलंबो के पास ही है, क्योंकि पुराना पहले कोलंबो राजधानी था। तो कोलंबो के पास ही श्री जयवर्धनपुर है।
बांग्लादेश का ढाका है। इसमें आप गौर कीजिएगा दोस्तों, दो द्वीपीय देश, एक अफगानिस्तान लिख लीजिए। हम सब चूंकि दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं तो इसमें अफगानिस्तान भी आप लिख लीजिए। काबुल, इसका कैपिटल हो गया काबुल। इसमें दो द्वीपीय देश मिलेंगे, एक मिल जाएगा श्रीलंका और एक मिल जाएगा मालदीव। ये क्या हो गया? द्वीपीय देश। इन द्वीपीय देश का कैपिटल को छोड़कर कोई भी कैपिटल पोर्ट नहीं है। ये इसको छोड़ के, द्वीपीय देश की कैपिटल को छोड़ के आप लिख लीजिए, नोट्स में लिखते चलिए, कोई भी पोर्ट नहीं है। एक और तथ्य गौर करें दोस्तों, यहां पर आपको 3 देश लैंडलॉक मिलेगा। एशिया में पहले भी बता चुके हैं, एशिया में 10 लैंडलॉक कंट्री है। सेंट्रल एशिया के 5 देश और एक मंगोलिया 6, 3 यहां पर 9 और एक जब दक्षिण पूर्व एशिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको लाओस मिलेगा। ये 10 देश, 10। यहां पर 3 जो लैंडलॉक कंट्री है, इसके यहां पर आप लिख लें, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। इसको आप पहले लिख लें, इसके बाद सार्क के बारे में अध्ययन करेंगे। सार्क में भी अभी वर्तमान में यही 8 देश हैं, तो उसका भी अध्ययन साथ साथ करेंगे। इसका सिलेबस काफी वास्ट है दक्षिण एशिया का, लेकिन हम उस तथ्य को पकड़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको आप पहले लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। आइए दोस्तों, ये 8 देश मिलकर यहां पर सार्क बनाते हैं, दक्षेश जिसको बोलते हैं। तो आप इसके बारे में जानिए। SAARC फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। एस के हो गया आपको साउथ, ए से हो गया एशिया, फिर ए से हो गया एसोसिएशन, आर से हो गया रीजनल और सी से हो गया कॉरपोरेशन। यहां 4 लगा दीजिए तो क्या बन गया? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में कहेंगे दक्षिण एशिया सहयोग संगठन। ब्रैकेट में दे दीजिए दक्षेश, शॉर्ट में दक्षेश। इसमें 8 देश हैं। इसकी स्थापना हुई कब? 1985 में ढाका में। स्थापना में 7 देश ही थे, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के। याद करने का तरीका है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के 7 देश। लेकिन 8वां देश 2001 में अफगानिस्तान को ऐड कर लिया गया और 8 देश इसमें हो गए। परीक्षा में पूछ सकता है आपको कि पूछा भी है कि सार्क का सबसे नवीनतम देश कौन है। तो याद रखिएगा, ये नवीनतम भी लिख लीजिए, सब यही शब्द इस्तेमाल किया था परीक्षा में, अफगानिस्तान। इसका मुख्यालय भी लिख लीजिए। मुख्यालय आपको हो गया काठमांडू। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। आइए दोस्तों, अब स्टेट या जल संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। इस भूभाग को आप देखिए, इसी का बड़ा सा प्रतिरूप हम यहां पर बनाए हैं। आप इसको अच्छा से समझिए। यहां पर आपको दोस्तों तमिलनाडु का ये भाग है, इस भाग को कहते हैं रामनाथपुरम। इसके बाद एक द्वीप मिलेगा, इसको कहेंगे पाम्बन द्वीप। यहां पर श्रीलंका से सटा हुआ आपको मिलेगा द्वीप, इसको कहते हैं मन्नार द्वीप। यह श्रीलंका का भाग है, आप यहां पर लिख लें ब्रैकेट में। यह हो गया रामनाथपुरम जो तमिलनाडु में है, यह हो गया आपको पाम्बन द्वीप और यह हो गया मन्नार द्वीप। इसी पाम्बन द्वीप में आपको मिलेगा एक रामेश्वरम। बहुत एक
धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। भगवान राम यहाँ पर आए थे और भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ पर मंदिर बनाए थे, काफी चर्चित मंदिर है। भगवान शिव की यहाँ आराधना होती है रामेश्वरम में। और ये मन्नार द्वीप जो है, इसका जो ऊपरी भाग है इसको कहते हैं तलाई मन्नार। तलाई मन्नार तो यही रामेश्वरम से ये जो तलाई मन्नार जाती है, यही ब्रिज को कहते हैं राम सेतु। तो आप ऐसे लिखें इसको, राम सेतु या एडम ब्रिज, इसका दूसरा नाम है एडम ब्रिज। किसको किसको जोड़ती है यहां पर? रामेश्वरम को तलाई मन्नार से। तलाई मन्नार से यह हो गया मेनलैंड का जो सबसे अंतिम भाग है, वो है रामनाथपुरम। उसके बाद पाम्बन द्वीप का यहां पर भाग मिलेगा आपको रामेश्वरम, और मन्नार द्वीप का जो श्रीलंका का भाग है उसको कहते हैं तलाई मन्नार। इसी पाम्बन द्वीप का जो लास्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट, इसको यहां पर एक जगह मिलेगा, इसको कहेंगे धनुषकेडी। धनुषकेडी देखिए, पाम्बन द्वीप का सबसे लास्ट पॉइंट, इसको कहेंगे धनुषकेडी। ये 1964 तक यहां बंदरगाह था, लेकिन 1964 में चक्रवात आने के बाद से ये तहस नहस हो गया और बंदरगाह के रूप में कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहां तक सड़क आई है, तो इस कारण धनुषकेडी में जो सड़क है उसको भारत का अंतिम सड़क भी बोलते हैं। भारत का अंतिम सड़क। और ये दक्षिण पूर्व का, भारत के दक्षिण पूर्व का अंतिम पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, अंतिम पॉइंट धनुषकेडी। और ये इसलिए ऐतिहासिक महत्व है कि रामेश्वरम जो ये राम सेतु ब्रिज है, यहीं से वास्तविक रूप से यहीं से प्रारंभ होती है तलाई मन्नार के लिए। तो ये धनुषकेडी याद रखिएगा, भारत का अंतिम सड़क यहां पर जाती है। पाम्बन द्वीप जाने के लिए आपको रेलवे नेटवर्क भी है और हाईवे भी है। अच्छा, अब इस भाग को देखिए, ये मन्नार की खाड़ी हो गया यहां पर, और ये पाक की खाड़ी हो गया। ये हो गया आपको मन्नार की खाड़ी, और ये हो गया पाक की खाड़ी। तो ये किसको किसको यहां पर जोड़ दी, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। पाक की खाड़ी। एक और लिखें यहां पर हो गया बे ऑफ बंगाल। ये श्रीलंका के ये भाग जो है बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल। और ये हो गया पाक की खाड़ी। तो पाक यहां पर जो स्टेट है उसको कहते हैं पाक स्टेट, पाक जल संधि। ये हो गया राम सेतु, देखिए खास समझिए, ये हो गया एडम ब्रिज, ये हो गया पाक स्टेट। यहां पर लिख लें आप पाक स्टेट। ये किसको किसको जोड़ रही है? पाक की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल से, पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। अब दोस्तों एक यहां पर द्वीप समूह है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले इसको आप लिख लें, इसके बाद से उस पॉइंट पर जाएंगे, अंडमान निकोबार तरफ। आइए दोस्तों अब द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, इस पूर्वी भाग में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। यहां लक्षद्वीप और यहां मालदीव। हम इसका बड़ा सा प्रतिरूप यहां पर बना है, और आप भी इसी टाइप का एक प्रतिरूप बनाइए, और यहीं पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर आपको 9 प्रमुख द्वीप मिलेगा। यहां पर आप साथ साथ लिखते हुए चलिए, 9 प्रमुख द्वीप। पहले द्वीप का नाम आप समझ जाइए, इसके बाद हम बताते हैं। देखिए, इसको कहते हैं प्री पेरिस। पेरिस, इसको बोलेंगे कोको द्वीप। समझते चलिए दोस्तों, ये आपको ये दोनों जो भाग है, ये म्यांमार का भाग है, म्यांमार का भाग है।
इसके बाद देखिएगा दोस्तों, 4 द्वीप मिलेगा अंडमान का, 4 द्वीप, इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान, सबसे ऊपर वाले को उत्तरी अंडमान, इसको कहेंगे दक्षिण अंडमान, तो जो बीच में है इसको कहेंगे मध्य अंडमान, फिर थोड़ा गैप है, इसके बाद मिलेगा इसको लिटिल अंडमान बोलेंगे। ये अंडमान का भाग हो गया, ये 4 जो है ये अंडमान का भाग हो गया, ये 4 अंडमान का भाग है। इसके बाद निकोबार का 3 आपको द्वीप मिलेगा, प्रमुख द्वीप। पहला मिलेगा, इसको कहेंगे कार निकोबार, इसको कहेंगे लिटिल निकोबार, और इसको कहेंगे ग्रेट निकोबार। ये लिख लीजिए, ये निकोबार हो गया। और ये जो बना है इसको कहते हैं सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का भाग है। अब देखिए दोस्तों, ये आप 9 प्रमुख द्वीप मिल गया आपको, यहीं पर आप समझिए पूरा, यहीं पर हम आपको पूरा बता देंगे। 2 आपको म्यांमार का हो गया, पेरिस और कोको। अंडमान के 4 प्रमुख हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। इसको ऐसे याद रखिएगा, आपको यहाँ पर गैप मिलेगा, यहाँ पर 3 बड़ा मिलेगा, तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, जो बीच में उसको मध्य अंडमान बोलेंगे, और जो सबसे नीचे होगा उसको लिटिल अंडमान बोलेंगे। निकोबार में 3 प्रमुख मिलेंगे, ऊपर में मिलेगा कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, तब ग्रेट निकोबार, और ये सुमात्रा। आपको देखिए यहां पर एक कोको चैनल मिलेगा, बड़ा सा जो है, इसको कहते हैं कोको चैनल। यहीं पर आप लिखते चले, देखिए यहां पर से आपको कितना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। यहां पर आपको पूछेगा कि कोको चैनल किसको किसको जोड़ रहा है, तो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से जोड़ रहा है। अगर आपको दे देगा म्यांमार को भारत से, तो भी विकल्प सही है। एक चीज और जाने, एक बार क्वेश्चन ये पूछ दिया था, उत्तरी अंडमान का जो ये भाग है, सबसे उत्तर भाग, इस द्वीप को कहते हैं लैंडफॉल। अच्छा, यहीं पर लिख लें आप, लैंडफॉल। तो क्वेश्चन बना कि कोको चैनल किसको किसको जोड़ रहा है, कोको द्वीप को लैंडफॉल से, तो भी आंसर सही होगा। तो ये अवश्य लिखे, ये परीक्षा में पूछा हुआ है, लैंडफॉल, उत्तरी अंडमान का ये भाग है, इसको आप लिख लें यहाँ पर। तो आप यहाँ पर फैक्ट्स को समझिए, आप देखिएगा कि परीक्षा हॉल में ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके आधार पर आप अपने आप को ट्विस्ट कीजिएगा। कोको चैनल है, आप इतना रखिए, ये म्यांमार का है, ये 2 भाग, और ये उत्तरी अंडमान है। तो कोको चैनल किसको किसको जोड़ रहा है, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से जोड़ रहा है। इसका ऊपर का भाग लैंडफॉल है, तो कोको द्वीप अगर लैंडफॉल रहेगा तो भी आंसर सही होगा। दक्षिण अंडमान में ही आप आइए नीचे, यहां पर आपको इसका कैपिटल मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, यहीं पर लिख लें दोस्तों। आपको क्वेश्चन ये भी बनता है कि पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है, आपको 4 का नाम दे देगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, तो दक्षिण अंडमान मान लीजिएगा सही। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। यहां पर जो दूरी है आपको एक मिलेगा, इसको कहते हैं डंकन पासेस। यहां पर लिखते चले, तो ये कोको चैनल हो गया, लिखते चले, डंकन पासेस इसको बोलते हैं, डंकन पासेस। अब ये जो हम एक लकीर खींचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 डिग्री चैनल है, इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रहा है, अंडमान को निकोबार से। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है। इधर वाले द्वीप में आपको जो चैनल है उसमें सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, अंडमान को निकोबार। एक बार क्वेश्चन ये भी था कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो है चैनल नहीं, 10 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यूनियन टेरिटरी, एक आपको यहाँ मिलेगा तमिलनाडु, एक मिलेगा आपको केरल, और एक मिलेगा लक्षद्वीप। तो आप इसको यहाँ पर लिख लें, 10 डिग्री जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 4 राज्यों से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल
और लक्षद्वीप, ये हो गया। लेकिन इधर आपको 10 डिग्री चैनल रहेगा, तब आपको अंडमान और निकोबार मारिएगा, तो आपको विकल्प मिलेगा अंडमान और निकोबार की इसको अलग। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच भी आपको एक चैनल मिलेगा, इसको कहते हैं सैम रोरो चैनल। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच भी एक चैनल है, इसको कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच जो है चैनल, इसको कहते हैं ग्रेट चैनल। यहां भी आप देखिएगा दोस्तों, कभी कभी आपको क्वेश्चन ये डाल देगा कि ये अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग कर रही है, भारत और इंडोनेशिया भी दे देगा, तो भी आंसर सही होगा। इसलिए बोले फैक्ट्स को अच्छा से समझ जाइए। ग्रेट चैनल किसको अलग कर रही है, यहां पर निकोबार को सुमात्रा से। और आप देखिएगा विकल्प में क्या है, अगर इंडिया और इंडोनेशिया है तो भी सही होगा, इसलिए फैक्ट्स को अच्छा से समझ जाइए। यहां हो गया कोको चैनल, यहां हो गया डंकन पैसेज, यहां हो गया सांबेदनो चैनल, यहां हो गया सेंट जॉर्ज चैनल, यहां हो गया ग्रेट चैनल। तो ये फैक्ट्स को आप अपने दिमाग में बिठाएं, अलग से आप लिख के तब आप अध्ययन करेंगे, तब आपको दिक्कत होगी। इस फैक्ट्स को अगर आप समझ गए हैं तो कोई भी क्वेश्चन देगा इससे संबंधित तो आप बना डालेंगे। अब इधर आइए दोस्तों, ये हो गया आपको 10 डिग्री चैनल। यहां पर आपको लक्षद्वीप मिलेगा। लक्षद्वीप में एक सबसे दूर वाला मिलेगा जो जगह, उसको कहते हैं मिनी क्वाय, इसको नाम है मिनी क्वाय। यह भी लक्षद्वीप का ही भाग है, लेकिन शेष लक्षद्वीप से थोड़ा ये दूर आपको मिलेगा। तो आपको 9 डिग्री चैनल पूछेगा किसको किसको अलग कर रही है, तो मिनी काय को शेष लक्षद्वीप से, मिनी काय को शेष लक्षद्वीप से अलग कर रही है। और मिनी काय को ये मालदीव हो गया, मालदीव किससे अलग कर रही है, 8 डिग्री चैनल। तो आपको क्वेश्चन यहां बनेगा कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रही है, किसको किसको। तो देखिए, लक्षद्वीप को मालदीव से, भारत को मालदीव से, मिनी काय को मालदीव से। क्या विकल्प है उस फैक्ट पर समझिएगा। यहां पर 8 डिग्री आपसे याद कर लीजिए, तो आप फैक्ट्स को बिठा लीजिए दिमाग में। 8 डिग्री चैनल ये है, ये 9 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया। विकल्प में देखिएगा क्या है। तो दोस्तों हम अनुमान करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे फैक्ट्स। अब चलिए दोस्तों कुछ बाउंड्री लाइन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों अब बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला डुरंड लाइन, ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, लिखते चले आप, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ये लाइन खींची गई। कब, 1893 में ये लाइन हो गया अफगानिस्तान और ये ब्रिटिश, तभी तो पाकिस्तान इंडिया का भाग था 1893 में। इसने क्या था, अब तो लिखे सर मार्टिलर व्हीलर और तत्कालीन अफगानिस्तान के शासक थे अब्दुल रहमान खान। तो लिख लीजिए अब्दुल रहमान खान, ब्रैकेट में दे दीजिए, ये अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक थे, या अमीर दे दीजिए, अमीर कहलाते थे। और इसमें पश्तून जनजाति 2 भाग में बट गई, दोनों तरफ था पश्तून जनजाति, इस कारण बट गई। अफगानिस्तान जो है वर्तमान में इसको, इस लाइन को नहीं मानता है, अफगानिस्तान नहीं मानता है। वर्तमान में कौन सा हो गया इसको, इस रेखा को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया ये लाइन, लेकिन अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है। लेकिन यहां पर ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान का बाउंड्री भारत के साथ में लगता है 106 किलोमीटर। अलग बात है कि ये पीओके में है, लेकिन इसको हम अपना मानते हैं। इसे लिखिए, वर्तमान में ये लाइन जो है आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच भी बंटवारा करती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में बंटवारा करती है। इसको हम लोग मानते हैं और इसको लेकर भी रहेंगे। 106 किलोमीटर। और लिखिए, इसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
WAKHAN, वखान कॉरिडोर। आपको परीक्षा में ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगती है उस कॉरिडोर को क्या बोलते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, ये इसको कहते हैं 106 किलोमीटर का ये भाग है, इसको कहते हैं वखान कॉरिडोर। अलग बात है कि ये POK में है अभी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन इसको हम अपना मानते हैं। तो ये डुरल लाइन हो गया। अब आइए दोस्तों यहीं पर लिख लेते हैं रेड क्लिफ लाइन। नहीं, इसमें जगह तो नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद पॉइंट पर आते हैं। रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन रेखा के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब रेड क्लिफ लाइन दूसरा लिख लीजिए, रेड क्लिफ लाइन। ये कब बनी? रेखा खींची गई 1947 में। ये एक ऐसी रेखा थी जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, और इस रेखा के बारे में कहा जाता है कि ये रेखा विस्थापन, हिंसा, अवसाद का एक जीता जागता नमूना है। बहुत सारा दर्द वगैरह छोड़ के चला गया ये लाइन। ये देखिए, भारत 1947 में खींचा गया, ये दो जगह खींचा गया है, क्योंकि तभी अंग्रेज जब जा रहे थे तो पाकिस्तान जो बंटवारा हो तो दो भाग में बांट दिया पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, यानी आज का बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान। तो दो तरफ है ये, एक आपको यहां मिलेगा और एक आपको इधर मिलेगा बांग्लादेश के बॉर्डर में। तो आप ऐसे लिखे इसको, भारत और वर्तमान में ये भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया एक, और दूसरा हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये कच्छ ऑफ रन से लेके जम्मू कश्मीर तक है, कच्छ ऑफ रन से लेके JNK तक है। ये आपको कितना है? 3000 लगभग इतना किलोमीटर है, 223 किलोमीटर। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये 4096 किलोमीटर है, लगभग 71 कितना 639 लगभग 7400 किलोमीटर के आसपास है, 7374 किलोमीटर के आसपास है। एक बात यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर भारत का सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बांग्लादेश के साथ लगती है। एक तीसरा है दोस्तों मैकमोहन रेखा। ये 1914 में खींची गई। तत्कालीन आपको इसको यहां पर नाम लिख लें, इसका सर सिरिल रैडक्लिफ नाम था इसका। मैकमोहन 1914 में ये तत्कालीन ब्रिटिश शासक और तिब्बत के प्रतिनिधि, देखिए यहां पर इसको समझिए दोस्तों, तिब्बत के प्रतिनिधि ने समझौता किया था, एक शिमला समझौता हुआ था, उसी के तहत ये हुआ था 1914 में। शिमला समझौता के तहत मैकमोहन रेखा खींची गई थी, लेकिन इसमें चीन नहीं था। इसी कारण वो अभी चीन इस रेखा को नहीं स्वीकार करता है। यह आपको पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। और 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, उसके पीछे यही था कि चीन इस रेखा को नहीं स्वीकार कर रहा था, मैकमोहन रेखा। अभी भी इसको उल्लंघन कर जाता है चाइना, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच। लिख लीजिए, मूलतः पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल, मूलतः अरुणाचल कह सकते हैं, भारत और चाइना के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा हो गया। तो दोस्तों ये बाउंड्रीज जो हम लोग पढ़ लिए, अब कुछ और तथ्य के बारे में, दक्षिण एशिया के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ तथ्य और जानते हैं दक्षिण एशिया से संबंधित। यहां पर आपको बहुत सारी नदियां मिलेंगी। आप इस भाग में अगर चीन को भी शामिल कर लेते हैं तो आपको देखिएगा यहाँ पर पूरा का पूरा आर्थिक तंत्र, इकोनॉमिकल जो सिस्टम है और एग्रीकल्चर बेस्ड हो जाएगा। आप ऐसे इसको समझिए कि पूरे एशिया का जो कृषि योग्य भूमि है उसका 50% भाग भारत में ही है।
इसको लिख भी सकते हैं, 50% भाग, 50% कृषि भूभाग भारत में है। इस कारण आपको बहुत सारा जो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड उत्पादन है, और भारत और चीन यहाँ पर काफी क्षेत्र में, काफी चीज में आगे है। अब जैसे हम बता रहे 3 चीज में, अब जैसे कि एक गन्ना हो गया, ये सॉरी जूट हो गया, चावल हो गया और गेहूं हो गया। ये 3 चीज में अगर भारत और चाइना को एक साथ जोड़ लिया जाए उत्पादन को, तो आपको वर्ल्ड का लगभग 90% यहीं पर मिलता है, लगभग जूट में, चावल में, गेहूं में। इसके अलावा भी आप देखिएगा, जैसे चाय में भारत और चीन काफी आगे, भारत, चीन, श्रीलंका। गन्ना में, इसमें भी भारत काफी आगे है, हालांकि फर्स्ट पोजीशन जो है गन्ना में और ब्राजील का है। लेकिन लाभप्रद ये कि यहाँ पर आपको काफी कृषि भूमि भी मिलेगी और एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आज का सेगमेंट हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम दक्षिणी पूर्वी एशिया चलेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।